सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियां अब बाहर आ चुकी हैं। सब इस बात की खुशी मना रहे हैं कि किस तरह 17 दिन तक सुरंग में अंदर मजदूरों ने और बाहर बचाव कर्मियों ने साहस और हौसला दिखाया। लेकिन इस दौरान फिर उन चिंताओं को सामने लाया गया जो हमेशा पहाड़ों में निर्माण को लेकर उठाई जाती हैं, और वो चिंता है बेतरतीब निर्माण की। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको एक्सपर्ट्स के नजरिए से बताया था कि किस तरह सिलक्यारा टनल हादसा भी कहीं ना कहीं हिमालय की अनदेखी कर होने वाले निर्माण की वजह से है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि जब ये क्षेत्र इतना ही संवेदनशील है तो क्यों इस टनल को यहाँ बनाया गया। दरअसल इस टनल के यहाँ होने की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। दरअसल सिलक्यारा की ये टनल भी इस चार धाम ऑल वेदर रोड का एक हिस्सा है। अब ये चार धाम रोड ऊपर से दिखने में तो काफी सुविधाओं को तैयार करने वाला नजर आता है, लेकिन जब आप थोड़ी गहराई में जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि चार धाम रोड प्रोजेक्ट में भी कई ऐसी खामियां हैं और कई ऐसी गलतियां की जा रही हैं जो उत्तराखंड वासियों के लिए कई नए खतरा पैदा कर रही हैं। जिस प्रोजेक्ट को सरकारें तीर्थ से लेकर देश की सुरक्षा के लिए अहम कड़ी बताती हैं, आखिर उसमें क्या खामियां हो सकती हैं। जब हर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चिंतन किया जाता है, तब क्यों इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद भी इससे पहाड़ को खतरा बताया जा रहा है। आज घुघुती न्यूज़ की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं चार धाम रोड प्रोजेक्ट के बारे में हर एक बात। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोजेक्ट के होने से क्या फायदे हो रहे हैं या फिर होंगे, और क्या नुकसान हो चुके हैं और क्या नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि किस तरह एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखा जाता है। आपको ये रिपोर्ट आसानी से समझ आए इसलिए इसे तीन हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चार धाम ऑल वेदर रोड है क्या। दूसरा जो चरण है उसमें हम आपको बताएंगे कि इसके फायदे क्या हैं, और तीसरे में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान को लेकर के। ऑल वेदर रोड कहें या चार धाम सड़क परियोजना, कुछ भी हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। चार धाम की यात्रा हो या LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंच को आसान बनाना हो, इसे सुगम यातायात के लिए बनाया जा रहा है। सिर्फ नई सड़कें नहीं बनाई जा रही बल्कि पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण, टनल और पुलों के माध्यम से इस पूरे रूट पर यातायात को तेज करने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को हुई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो वो है 12,000 करोड़ रुपए। लगभग 890 किलोमीटर की रोड बनाने का कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 छोटे पुल और 3,889 कल्वर्ट यानी ऐसे वाटर पाइप, सीवर जो रोड या रेलवे के अंदर से होते हुए गुजरते हैं, इन सब का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मार्गों की पूरी लंबाई 2 लेन की होगी और इसकी कम से कम चौड़ाई 10 मीटर तक रखी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ये बताया गया है कि इस परियोजना में भूस्खलन से बचने और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए स्टैंड अलोन परियोजना या सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में पुराने भूस्खलन और धंसने वाले स्थानों का स्थिरीकरण भी किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनके खतरों को कम किया जा रहा है, हालांकि हो उल्टा रहा है। कमजोर भूमि पर वनस्पति विकास के लिए हाइड्रो सीडिंग जैसी जैव इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग किया जा रहा है। इनका कहना है कि ये विधियां राजमार्ग और बस्तियों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखेंगी। चार धाम परियोजना पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 3 कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL शामिल हैं।
इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी भी मौसम में उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा की जा सकेगी। मंत्रालय इस रोड को जल्द से जल्द बनाकर शुरू करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा समय 2/3 से ज्यादा पर काम शुरू हो चुका है और 1/3 पर काम पूरा हो चुका है। जहां काम पूरा हुआ है वहां पर आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। 889 किलोमीटर को कवर करने के लिए 53 पैकेजों में काम दिया गया है, जिसमें से लगभग 291 किलोमीटर की लंबाई वाले 21 पैकेज पूरे हो चुके हैं। मंत्रालय का कहना है कि ये परियोजना मूल रूप से मार्च 2022 तक पूरी होने वाली थी, लेकिन अलग अलग कोर्ट्स में वन और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मुकदमेबाजी की वजह से इसमें देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित गैर सामरिक सड़कों के लिए एक समिति बनाई गई है। यह समिति रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और धरासू मोड़, जानकी चट्टी की समीक्षा कर रही है। वहीं सामरिक सड़कों यानी ऋषिकेश माणा, ऋषिकेश गंगोत्री और टनकपुर पिथौरागढ़ के लिए भी एक निरीक्षण समिति बनाई गई है। जिन मुकदमेबाजी की बातें मंत्रालय ने की वो भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इस योजना के लाभ हमें क्या मिल रहे हैं और क्या मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सरकार द्वारा जो सबसे पहला तर्क इस योजना के फायदे में दिया जाता रहा है वो है देश की सुरक्षा। दरअसल उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से लगती है और इस परियोजना से सीमावर्ती इलाकों की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसकी मदद से इन क्षेत्रों में आसानी से महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा गिनाया जाता है वो पर्यटन और तीर्थ यात्रा के लिहाज से है। उत्तराखंड की आय ज्यादातर पर्यटन से ही होती है, इसलिए राज्य सरकार ऑल वेदर रोड से जुड़ने वाले तकरीबन सभी स्टेट हाईवे और मोटर मार्गों को डबल लेन बना रही है, ताकि आसपास के गांवों और क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत हो, जो एक अच्छा कार्य नजर आता है। इसके साथ ही आवाजाही बढ़ने से रोजगार भी बढ़ने की संभावनाएं हैं और गांव-गांव तक सुविधाएं भी पहुंच जाएंगी। लेकिन इस योजना के खिलाफ कई बार अलग अलग न्यायालयों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लेते हैं। आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि सरकार यहाँ विकास कार्य कर रही है और कुछ लोग उसे रोकने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। देखिए, परेशानी विकास से उत्तराखंड को कभी नहीं रही, बल्कि विकास यहाँ हो इस वजह से ही उत्तराखंड अलग राज्य बना था। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अक्सर इस प्रोजेक्ट पर आरोप लगते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में पर्यावरण नियमों की अनदेखी की गई है। कहा जाता है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्षेत्र का बेहतर तरीके से अध्ययन नहीं किया गया। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट के लिए 600 हेक्टेयर वन को साफ किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 56,000 से ज्यादा पेड़ इसके लिए काटे जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेड़ों के अंधाधुंध कटान ने जगह जगह कई भूस्खलन क्षेत्र तैयार कर लिए हैं। ये उसी बात का विरोधाभास बनती है जहां हमारा मंत्रालय कहता है कि हम भूस्खलन क्षेत्र को कम कर रहे हैं। खैर, साल 2000 में पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेताओं में से एक चंडी प्रसाद भट्ट के अनुरोध पर कैबिनेट सचिव की पहल पर इसरो ने कई और संस्थानों के साथ मिलकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्य केंद्रीय भ्रंश के आसपास के क्षेत्रों का लैंडस्लाइड जोनेशन मैप तैयार किया था। इस काम में 54 से ज्यादा संस्थाएं जुड़ी हुई थीं। ये सभी अध्ययन 2002 तक पूरे हो गए थे और इन सब की रिपोर्ट उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी सौंपी गई थी। लेकिन आज इन रिपोर्ट्स का कुछ अता पता नहीं है, जबकि चार धाम परियोजना के लिए इन रिपोर्ट्स का अध्ययन बहुत जरूरी था। इसरो द्वारा तैयार लैंडस्लाइड जोनेशन मैप में ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ के बीच 110 जगहें, रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक 65 स्थान, रुद्रप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ तक सड़क किनारे की 52 बस्तियों को और टिहरी से गोमुख तक 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संवेदनशील और वहीं 32.075 वर्ग किलोमीटर को अति संवेदनशील बताया गया है। आरोप लगाए जाते हैं कि इन रिपोर्ट्स के होते हुए भी इनका अध्ययन नहीं किया गया, इसलिए बार बार इस परियोजना को रोकने के लिए अलग अलग न्यायालयों में केस दर्ज किए जाते रहे हैं। इन्हीं केसेस में से एक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया।
ये याचिका देहरादून स्थित सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून सहित पर्यावरणविद समूहों ने राजमार्ग के चौड़ीकरण का विरोध करते हुए किया था। याचिका में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और अन्य पर्यावरणीय आपदाओं का जिक्र किया गया। बताया गया कि ये सभी दिक्कतें बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के कारण हुई हैं। इस पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हित की चिंताओं का हवाला देते हुए फैसले को चुनौती दी। सरकार ने सड़क को 10 मीटर की चौड़ाई वाली 2 लेन में विकसित करने पर जोर दिया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने नवंबर 2021 में शीर्ष अदालत को बताया था, चीन दूसरी तरफ हेलीपैड और इमारतें बना रहा है, इसलिए तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर और टैंक ले जाने वाले ट्रकों को इन सड़कों से गुजरना पड़ सकता है। इस पर पर्यावरणविदों ने तर्क दिया था कि सेना मौजूदा सड़कों से संतुष्ट है, लेकिन केवल सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए वो मजबूर है। सड़क चौड़ीकरण की कवायद केवल 4 धाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम सड़क परियोजना के लिए डबल लेन पेव्ड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति दे दी है, यानी कि जो सरकार चाहती थी वो हो चुका है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि भारत चीन सीमा पर हाल की सुरक्षा चुनौतियों और सशस्त्र बलों की तीव्र आवाजाही के लिए डबल लेन सड़कों के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखा जाए, इसीलिए इन सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पर्यावरणविद काफी निराश हुए। पर्यावरणविद मल्लिका भनोट ने द क्विंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ये सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपदाएं आती हैं। गंगा हिमालय बेसिन संपूर्ण हिमालय श्रृंखला में सबसे नाजुक कमजोर घाटियों में से एक है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर सोच समझकर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जमीनी स्तर पर होने वाले दुष्परिणामों पर विचार किया जाना चाहिए था। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट की वजह से प्राकृतिक जल स्रोतों पर खतरा मंडरा रहा है। इस विकास के खेल को कुछ ऐसा खेला गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अधिसूचना 2006 के अनुसार 100 किलोमीटर से बड़े किसी भी रोड प्रोजेक्ट पर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना अनिवार्य होता है, लेकिन 12,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर यह लागू नहीं होता। जी हाँ, प्रोजेक्ट अगर 100 किलोमीटर से कम होता है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होते। अब इसे 4 धाम रोड परियोजना में लाने के लिए सरकार ने बड़ी रणनीति अपनाई। यहाँ सरकार ने 4 धाम परियोजना में करीब 900 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ताकि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता पड़े ही ना। सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने अक्टूबर 2018 में इस परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसके बाद न्यायालय ने रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन करने का आदेश दिया। इस समिति का कार्य 4 धाम परियोजना से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभाव का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करना था। इस हाई पावर कमेटी के सदस्य हेमंत ध्यानी का कहना है कि सरकार द्वारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराया ही नहीं गया। पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के आकलन से बचने के लिए प्रोजेक्ट को 53 हिस्सों में बांट दिया और प्रत्येक हिस्सा 100 किलोमीटर से कम का है। ऐसे ही कई आरोप बार बार सरकार पर लगाए जाते रहते हैं, लेकिन इन सब के बाद सरकार सुनने को राजी नहीं है। सरकार को ये समझने की जरूरत है कि जिन तरीकों से वो मैदानी इलाकों में विकास कर रही है, क्या वही तरीका पहाड़ पर भी लागू होगा? इस सवाल का जवाब अगर सरकार खुद नहीं दे सकती है तो कई एक्सपर्ट्स, कई पर्यावरणविद इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। और अगर सरकार इनके जवाबों से भी संतुष्ट नहीं है तो अब प्रकृति भी इस चीज का अलार्म देने लगी है, फिर चाहे वो जोशीमठ हो या फिर सिलक्यारा टनल हादसा। कहीं न कहीं इनकी जड़ बेतरतीब निर्माण से ही जुड़ी हुई है। सरकार को समझना होगा कि पहाड़ों को चौड़ी सड़कें नहीं बल्कि सस्टेनेबल रोड्स की जरूरत है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पर्यावरणविद एक्सपर्ट्स चिल्ला चिल्ला कर बार बार कहते रहते हैं। ये ऐसी सड़कें होती हैं जो आपकी ज़रूरतें तो पूरी करती हैं, लेकिन यहाँ की प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। खैर, सरकारें हैं, इनके कानों में जूं रेंगने के लिए भी कई हादसों की ज़रूरत पड़ती है, और उन हादसों में जब इंसानी ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं तब जाकर कहीं ये सरकारें अपनी गलतियों की तरफ देखने की हिमाकत करती हैं।
पहाड़ में जोशीमठ की स्थिति भी सरकार और लोगों की नज़रअंदाजगी का ही एक परिणाम है। अब क्या है जोशीमठ की कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि हम चार धाम रोड प्रोजेक्ट के हर पहलू को आपके सामने रखें। हमने नुकसान भी गिनाए, फायदे भी आपको बताए और क्या है ये प्रोजेक्ट वो भी हमने आपको समझा दिया है। अब ये आपके विवेक पर और सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेते हैं। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रेकिंग न्यूज़ के शोर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं आपकी, हम बात करते हैं उत्तराखंड की। शुक्रिया।